तो मित्रों आओ फिर हमारे साथ चलो, लोक साहित्य के संकलन की बात करते हैं, आवश्यकता की बात। तो मैं आपसे कह रहा था कि लोक साहित्य के संकलन में सबसे अनिवार्य चीज होती है, वो होती है उस क्षेत्र विशेष की भाषा संस्कृति का ज्ञान। अब जैसे अपने राजस्थान की हम बात करें, अब राजस्थान में ल और ड़ के प्रयोग करने से अर्थ बदल जाता है, अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। हमारे जोधपुर का बड़ा अच्छा किस्सा है। एक बार क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, वाणी जयराम उनका नाम है, और उनका ये गाना भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बोल रे पपीहरा। बड़ा अच्छा गाना है। जिन लोगों को आप में से फिल्मी संगीत का शौक होगा तो वो जानते होंगे। उनका प्रोग्राम था, तो वो जब जोधपुर आई तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई मैं अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूँ। तो यहाँ का एक प्रसिद्ध गीत है ना, वो क्रो सॉन्ग, क्रो सॉन्ग। तो लोगों ने कहा वो क्रो कौए का। तो किसी ने कहा कि हाँ वो उड़ रे मारा, हाँ 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 वो उड़ रे मारा काला कागला। तो कहा कि मुझे गीत लिख के दो। तो वहाँ लोग थे, उन्होंने गीत दिया, हम भी थे वहाँ पर। उस स्टेज पर जो लोग थे उन्होंने वो गीत लिख के दे दिया। अब क्या हुआ कि मैडम ने गाना शुरू किया, भाई बहुत अच्छा गाती थी वो। अब उसने गाना शुरू किया कि उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पियू जी घर आए। तो वो जैसे ही उसने गाना शुरू किया कि उड़ उड़ रे उड़े उड़ रे उड़े उड़ रे उड़े उड़ रे उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पियू जी घर आवे, कद मारा पियू जी घर। अब जैसे क्या कि हो हुटिंग शुरू हो गई। अब हुटिंग शुरू हुई, लोग हो ताले बजाने लगे, तो घबरा गई। उसने मन में सोचा, गाया तो मैंने सुर में था, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई। वो पसीने से सरोबार स्टेज छोड़ के चले। तो उसने कहा कि भाई क्या हुआ, इतनी हुटिंग क्यों हो रही है, मैंने तो अच्छा गाया। लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं गाया महाराज, बहन जी आपने खोटा गाया। तो क्या मतलब, मैंने तो वही गाया जो लिख के दिया। कि वो यही तो बात हुई ना, लिखने वाले ने ये नहीं सोचा कि आपको राजस्थानी में कुछ शब्दों के विशेष उच्चारण होते हैं, उन उच्चारण की अपनी खूबी है, खासियत है, सुंदरता है, ध्वनि है, आपको पता ही नहीं। और आप जो है वो गाने लगे। तो कहा क्या हुआ, आपने गाया उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला। अरे महाराज, राजस्थानी में काला और काले में बहुत अंतर है। कौवा काला है और पागल होता है, उसको कहते हैं कि वो कालो प्रवियो। गैले को कहते हैं काला कर, कालो। काला किसको कहते हैं, ब्लैक। कौवा कैसे है, काला। तो आप गाइए उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पियू जी घर। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि लोक साहित्य का संकलन करने वाले को भाषा का ज्ञान नहीं है, अब वो कह रहा है कि एक महिला गीत सुना रही है कि पियू जी मने बाला लागे हो। अबे बाला लागे हो, जो बाला तुम्हारे प्रिय लगना। अब आपने वो बाला लागे नहीं समझा, आपने कहा पियू जी मुझे भाला लागे हो। पियू जी भाला है, तीर तलवार है। तो इसी प्रकार से गोडवाड़ में कहते हैं कि भाई वो निसो पड़े। गोडवाड़ में, पाली जिले में स को च को स कहते, वो निसो पड़े। अब आपको अगर वहां के संदर्भ का ज्ञान नहीं है तो आप कहेंगे वो नीसो पड़े, वो नीसो पड़े, यानी ऊपर से नीचे गिर रहा है दम। वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है वो नीसो पड़े, मतलब
वो बालों को, केशों को, शरीर को लूखा रख रहा है, सूखा रख रहा है, वो तेल नहीं लगा रहा है। और कोई ऐसा संदर्भ भी हो सकता है कि वो कहता है वौनी चौपड़े, वौनी राख को कहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको किसी भी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का, जब तक भाषाई संस्कृति का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उस स्थान की लोक निधि का संकलन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होता है कि उस क्षेत्र की भाषा का ज्ञान होना, उस क्षेत्र की संस्कृति का ज्ञान होना। कई ऐसे उत्सव होते हैं जहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। राजस्थान के कई ऐसे नाटक हैं, लोक नाटक, उन लोक नाटकों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, और वहां अगर मान लीजिए स्त्रियां चली जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से आप लोकगीतों का संकलन कर रहे हैं तो लोक गायक के मूड को देखना पड़ेगा। लोक गायक कोई पेशेवर तो होता नहीं कि आपने पैसा दिया और कहा ले भैया गाना सुना दे, ऐसा तो है नहीं। लोक गायक तो अपनी मूड में, अपनी मस्ती में, अपनी धुन में जीता है। और कुछ लोकगीत ऐसे होते हैं जो केवल अवसर विशेष पर ही गाए जा सकते हैं। आप हर किसी के घर में जाकर के कहो कि हमको जरा पार गा के सुनाना। पार कहते हैं जो मृत्यु गीत होता है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है, बड़े बुजुर्ग की जब मृत्यु होती है तब जो गीत गाए जाते हैं उसको पार गाना कहते हैं। अब आप रास्ते चलते किसी जाके कहो कि जरा पार सुनाना, होगा पार थारे माई तोरी गाँव में बार लठ लेना बार बसों थाने पार गाइजे कि नहीं गाइजे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप लोक साहित्य का संकलन कर पाएंगे। और मित्रों, अगर आप आज इन सारी बातों को सुनते हुए अगर इस बात को महसूस करते हैं कि आप अपने क्षेत्र की इस लोक संस्कृति की कुछ बातें, लोक धरोहर की कुछ बातें, लोक मान्यताओं की कुछ बातें, लोकोत्सव के बारे में, लोक देवी देवताओं के बारे में अगर आप कुछ जानकारी हासिल करने का अगर संकल्प करते हैं तो आने वाले समय में आप देश की बहुत बड़ी सेवा आप कर पाएंगे। अब हम इस प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मित्रों हम आते हैं, ये सारी बातें जो आपने कही लोक संस्कृति की अवधारणा पर हम बात आते हैं। मित्रों, लोक संस्कृति क्या है? लोक की बात हम इतनी कर चुके हैं, अब बात करें हम संस्कृति। संस्कृति क्या है? मित्रों, संस्कृति चित्त भूमि की खेती है। चित्त भूमि की खेती। चित्त भूमि की खेती का क्या मतलब हुआ कि जो भूमि जितनी उर्वर होगी, उपजाऊ होगी, सहिष्णु होगी, ग्रहणशील होगी, सरल होगी, निश्चय ही वहां जो खेती आएगी वो लहलाती हुई आएगी, फसलें बहुत अच्छी होगी। और जो भूमि अगर बंजर है, ऊसर है, कठोर है, रेतीली है, दलदली है, रपटीली है, फिसलन वाली है, कीचड़ वाली है, दलदली, तो वहां फसल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका चित्त जितना स्वभावित है, पवित्र है, संस्कारित है, ग्रहणशील है, सदासई है, समन्वयशील है, उदार है, उसका मन भी उतना ही उदार होगा, उसके वचन भी उदार होंगे, उसके कर्म भी उदार होंगे, सब उदार होगा, औदार्य होगा उसमें बहुत अद्भुत जो है वो ग्रहणशीलता होगी, संप्रेषण की बहुत बड़ी ताकत होगी, संवाद की सबसे बड़ी ताकत होगी। इसलिए संस्कृति क्या है? चित्त भूमि की खेती है। मित्रों, हम संस्कृति की तुलना किससे कर सकते हैं? देखिए, दो शब्द आता है, एक आता है सिविलाइजेशन, एक आता है कल्चर। एक को कहते हैं सभ्यता, दूसरी को कहते हैं संस्कृति। सभ्यता क्या है? जिन साधनों से भौतिक प्रगति होती है, खान पान, वेश भूषा, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे, कल कारखाने, सड़कें, यातायात, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ये सारे वो साधन हैं जो हमारे शरीर को समृद्ध करते हैं,
शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, शरीर को बलवान बनाते हैं, पुष्ट बनाते हैं, ऊर्जवान ऊर्जावान बनाते हैं। लेकिन शरीर तो मजबूत हो गया, लेकिन आपकी बुद्धि मजबूत हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे शरीर में इतनी ताकत हो सकती है कि मैं एक मुष्टिका के प्रहार से 4 पत्थर की शिलाओं को रख करके एक साथ तोड़ सकता हूं। मैं अपने दांत से एक ट्रक को खींच सकता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एक महाबली भीमकाय व्यक्ति ने अपने कमर में रस्सा बांध करके एक विशाल काय जंबो जेट को खींच लिया। प्रोफेसर ग्राम मूर्ति हुआ करते थे हिंदुस्तान में, बड़े वज्रशाली भीम मूर्ति थी, बड़े भीम मूर्ति थे। तो भाई शरीर मजबूत होना एक अलग चीज है, बुद्धिमान होना एक दूसरी चीज है। शरीर तो पुष्ट हो गया, शरीर को पुष्ट करने वाले, भौतिक समृद्धि करने वाले सारे संसाधनों को हम प्रतीकात्मक रूप में कहें, क्या कहें? गेहूं। प्रतीकात्मक रूप में हम क्या कहें? गेहूं। अब दूसरी ओर वे साधन जिनसे हमारा मन सुवासित होता है, चित्त उदात्त होता है, वृत्तियां पवित्र बनती है, संस्कार बनते हैं, आचरण शुद्ध होता है, हम परोपकारी बनते हैं, दयालु बनते हैं, करुणापूर्ण बनते हैं, दयावान बनते हैं, वचनबद्ध बनते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध बनते हैं। वे साधन ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य। आप एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं मित्रों, आप एक अच्छा उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं। मुझे आज भी याद आता है, एक पिक्चर आई थी देवदास, शाहरुख खान और वो आपने शाहरुख खान जिसमें देवदास बने थे, और माधुरी दीक्षित भी थी और ऐश्वर्या राय भी थी, और बड़ी अच्छी पिक्चर थी। आप देखा होगा, टीवी में कई बार आती है, नहीं है तो आपकी देख लेना। मुगल आजम देखी होगी आपने, जिस देश में गंगा बहती है देखी होगी आपने। आजकल तो खैर अब मैं ये किक और इसकी बात तो मैं नहीं करता, ये तो आप लोगों के पसंद की चीज़ है। किक देखें, चाहे सिंघम रिटर्न देखें, चाहे जो भी देखें आप, सीक्वल बनती हैं आजकल बहुत सारे। आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने के पहले अपने मित्र से चलो यार आज मूड ठीक नहीं यार, चलो पिक्चर देख के आते हैं। मैंने देखा देवदास पिक्चर देख के लोग बाहर आ रहे थे, लोगों की दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मन भरा हुआ था। मैंने अपने एक मित्र से पूछा जो पिक्चर देख आ रहा था, क्या भाई पिक्चर कैसी? अरे यार आनंद आ गया। अरे आनंद आ गया तो दुष्ट रो क्यों रहा है? यार क्या बताऊं, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। देखिए आनंद आया, ये आनंद मिर्ची बड़े या मावे की कचौरी खाने के आनंद से कई गुना ज्यादा अलग प्रकार का आनंद होता है। पेट भर के खाने का, जी भर के खाने का, मनपसंद कपड़े पहनने का, मनपसंद वाहन में घूमने का, मनपसंद घरों में रहने का, मकानों में रहने का जो सुख मिलता है, उससे भी अलग प्रकार का सुख एक अच्छी साहित्यिक रचना का आस्वादन करने से, एक अच्छी कविता को पढ़ने और सुनने से, एक अच्छे गीत को गुनगुनाने से, एक अच्छा नाटक देखने से वो आनंद मिलता है। तो जिन संसाधनों से, जिन उपादानों से हमारा मन पवित्र बने, मन सुवासित बने, इसलिए मित्रों मैं सभ्यता को गेहूं कहता हूं, संस्कृति को मैं गुलाब कहता हूं। सभ्यता को गेहूं कहता हूं, संस्कृति को गुलाब कहता हूं। गुलाब की क्या विशेषता होती है? गुलाब की 3 खूबसूरत विशेषता होती है। गुलाब सुंदर है, गुलाब सुकोमल है, और गुलाब कोमल है। सुंदर है, कोमल, सुगंधम है, 3 चीजें त्रिगुणात्मक। गुलाब क्या है? सुंदर है, गुलाब सुकोमल है, गुलाब सुगंधित। ये तीनों विशेषताएं हैं गुलाब में, और ये तीनों विशेषताएं हैं इसलिए जिससे मन सुंदर बने, जिससे मन सुवासित बने, जिससे मन सुगंधित बने, जिससे मन मनोहर बने,
जिससे मन सम्मोहक बने, जिससे मन कल्याणकारी बने, जिससे मन पवित्र बने, जिससे मन उदात्त बने, वो सारे संसाधन जो होते हैं वो संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति गतिशील है, संस्कृति देश काल परिस्थिति सापेक्ष बदलती रहती है। तो ये सारी बातें अब आप लोक की धरोहर को यूं का यूं संस्कृति के में फिट करें। संस्कृति दोनों ही बातें कहती है, भौतिकवाद भी कहती है कि मारा राम रघुनाथ, मारा कृष्ण रघुनाथ, के इतरो वर्तो माने दीजे नित उठ जोड़ू हाथ, के मारा राम रघुनाथ, मारा कृष्ण रघुनाथ, के आथोणो तो खेत दीजे बिच में दीजे नाडी, के घरवाली ने छोरो दीजे भैंस लावे पाडी, के मारा राम रघुनाथ, के मारा कृष्ण रघुनाथ। अब देखिए, ये भौतिक संसाधनों की बात हुई, ये सभ्यता की बात हुई। आदमी को जिंदा रहने के लिए अन्न की जरूरत है। अन्न कहां से आएगा? खेत से आएगा। खेत में फसलें कैसे होगी? जल से होगी। उसके बाद परिवार, परिवार आगे वंश वृद्धि भी होनी जरूरी है। उसके लिए पशु भी है, पालन भी है, सब कुछ है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सब। वो लोग कितनी छोटी सी सहजता से प्रार्थना करता है। आपको मैं सुनकर गा के बताता हूं। मारा राम रघुनाथ, मारा कृष्ण रघुनाथ, अरे इतरो वर तो मोने दीजे नित उठ जोड़ो हाथ, मारा राम रघुनाथ, अरे आथुणो तो खेत दीजे बिच में दीजो नाडी, आथुणो तो खेत दीजो बिच में दीजो नाडी, अरे भैंस, अरे लुगाई ने टाबर दीजो, घरवाली ने टाबर दीजो, भैंस लावे पाडी, रे मारा राम रघुनाथ। अब देखिए ये क्या है? ये भौतिक साधनों की बात है। और फिर मैंने जैसे कि आपसे कहा कि लोकमानस केवल अपने लिए नहीं जीता है, तो लोक संस्कृति में गुलाब की बात भी है। गुलाब की बात क्या है? आत्मा सो परमात्मा है भाई, कण कण में भगवान है। अरे कण कण में जो भगवान की परिकल्पना करता है, वो किसी भी कण को कैसे जो है दुष्टता के साथ में देख सकता है, कैसे कण को वो ठोकर मार सकता है, कैसे कण को वह दुख पहुंचा सकता है। तो लोक संस्कृति में व्यक्ति चित्त भी है और लोक संस्कृति में लोक चित्त भी है। व्यक्ति चित्त से लोक चित्त तक की जो यात्रा है, इसी का नाम है लोक संस्कृति। तो लोक संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा का एक विशाल कैनवास, लोक संस्कृति किसी भी राष्ट्र के संस्कारों की विशाल धरोहर, और लोक संस्कृति का वृहद कोश, लोक संस्कृति का वांग्मय किसी भी राष्ट्र का एक एक स्वरूप जो है वो अपने सामने रख सकता है। इसलिए किसी राष्ट्र को समझना हो मित्रों, फिर ध्यान दीजिए, किसी देश को समझना हो, किसी देश को समझना हो तो समझो कि राजस्थान के पश्चिम में थार और पूर्व में दक्षिण में अरावली पहाड़, हिंदुस्तान के उत्तर में नगातिराज हिमालय, तो हृदय प्रदेश में गंगा और यमुना का दोआब, सुदूर पूर्व में सघन जंगल, मध्य में पठार और दक्षिण में हिंद महासागर। देश को समझना हो तो इस देश की औद्योगिक स्थितियों को देखो। भारत की राजनीतिक राजधानी अगर नई दिल्ली है तो औद्योगिक राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई, टेक्निकल राजधानी, तकनीकी राजधानी बेंगलुरु। अरे भाई छोड़िए, बहुत सारी बातें हो जाएगी, बहुत विस्तार से हो जाएगा। लेकिन अगर भारत की आत्मा को जानना, ये देश की बात हुई, कंट्री की बात हुई, अब नेशन की बात कीजिए। नेशन एक भावात्मक इकाई है, राष्ट्र एक भावात्मक इकाई है। भावात्मक इकाई के उतंग शिखर पर प्रतिष्ठित होकर के भारत को देखिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य,
सहिष्णुता, समन्वय, सर्वधर्म संभाव। यहां आप निर्गुण हैं तो भी आपकी जयकार, सगुण है तो आपकी जयकार, आप महावीर स्वामी मानो को तो जयकार, दिगंबरी हो तो जयकार, श्वेतांबरी हो तो जयकार, तेरापंथी हो तो जयकार, आप राम की पूजा करें तो जयकार, और जो है शंकर की पूजा करें तो भी जयकार, मंदिर में जाएं तो जयकार, मस्जिद में जाएं तो जयकार, गुरुद्वारा में जाएं तो जयकार, अरे आपकी सर्वत्र जय जयकार। और इसलिए मैंने जब अपनी पहली बात शुरू की तो मैंने कहा था आपकी जय हो। तो मित्रों, मैं तो आपके हृदय में भी राम को देखता हूं, रहीम को देखता हूं, केशव को देखता हूं, करीम को देखता हूं, पुराण को देखता हूं, कुरान को देखता हूं, बाइबल को देखता हूं, गुरु ग्रंथ साहब को देखता हूं। मैं आपके हर आचरण में मैं पूजा भी देखता हूं, इबादत भी देखता हूं, अरदास भी देखता हूं, प्रे भी देखता हूं। तो इसलिए ये सब, ये लोक संस्कृति की सुगंध, लोक संस्कृति की सुवास, लोक संस्कृति का औदात्य, लोक संस्कृति की संप्रेषणीयता की शक्ति है। तो अब तक हमने ये बात की मित्रों, अब हम अगली जो बात हम करेंगे वो लोक साहित्य की विधाओं की हम बात करेंगे। तो अब तक जो आप लोगों ने जितनी सहृदयता से ये सारी बातें सुनी, मैं समझता हूँ कि आपने आनंद का अनुभव किया होगा। हम फिर अगली कक्षा में हम बात करेंगे। तो धन्यवाद तो मैं अब आपको क्या दूं, आपको धन्यवाद दूं या मैं स्वयं धन्यवाद दूं? कारण क्या है? कारण क्या है कि मित्रों ये जो लोक साहित्य है ना, ये मनोरंजन करता है। अब देखिए, मनोरंजन पर एक बात बताऊं। हमारे एक बड़े अनन्य मित्र हैं, बड़े विद्वान हैं, और उनका नाम है प्रोफेसर नरेंद्र मिश्रा जी। तो नरेंद्र मिश्रा जी ने एक बार मुझे कहा, उन्होंने बड़ा अद्भुत अर्थ निकाला। पंडित आदमी, पंडित लोग क्या है का अर्थ बहुत लोग जानते रहते हैं, कभी तो कवि कर्म करता है, लेकिन पंडित लोग न जाने क्या क्या अर्थ निकालते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कल्ला जी देखिए, आप कहते हैं कि लोक साहित्य मनोरंजन करता है, तो मनोरंजन का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा भाई आनंद देता है। अरे केवल आनंद की बात नहीं है बंधु, मनोरंजन का मतलब हुआ, एक तो सामान्य हो गया मनोरंजन, मन का रंजन होता है। उन्होंने कहा नहीं, मनोरंज न। वो नरेंद्र मिश्र जी कहते हैं कि कल्ला जी लोक साहित्य है एक ऐसा विषय है, ऐसा क्षेत्र है जहां मनोरंज, मन का कोई रंज रहता ही नहीं है। जहां मन रंजित न, रंज से युक्त न रहे, मन में किसी प्रकार का रंज न हो। रंज क्यों होता है भाई? रंज इसलिए होता है कि जब हमारी दृष्टि में संकोच हो जाता है, दृष्टि में मैलापन आ जाता है, हमारे आचरण में स्वार्थ आ जाता है, मनोमालिन्य आ जाता है, कटुता आ जाती है, हीनता आ जाती है, कुंठा आ जाती है, घुटन होती है, तब रंज पैदा होता है। तो और साहित्य हम पढ़ें तो मनोरंजन हो या न हो, लेकिन लोक साहित्य एक ऐसा है जो मनोरंज न, किसी प्रकार का रंज रहता ही नहीं है। तो वहां रहता क्या है? वहां शाश्वत आनंद ही आनंद है, परमानंद, नित्यानंद, अखंडानंद है। तो उन्होंने कहा कि कला जी लोक साहित्य आप पढ़ाते हैं, वास्तव में आप बड़े धनी हैं। मैंने नरेंद्र मिश्र जी से कहा बंधु, ये तुमने जो नई व्याख्या बताई उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ मित्रों। तो हम फिर आगे और बात करेंगे। थैंक यू।